हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। अगर आपको भी करनी है सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन नए सिलेबस की तैयारी, तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं डिकोडिंग स्पोर्ट्स। इंस्टॉल करने के बाद आपको करना है सिंपली रजिस्टर। जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो आपके सामने लॉगिन करने के बाद ऐसा ऑप्शन आएगा डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप पर। आपको सिंपली जाना है सीयूटी यूजी वाले फिजिकल एजुकेशन वाले आइकन पर। मैं आपको बताऊंगा कोर्स कैसा है और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। यहाँ पर अभी व्यू का ऑप्शन आ रहा है। आप अगर ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे 650 रुपीज़ का बाय का ऑप्शन आएगा, आपको बाय करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने बाय किया हुआ है तो व्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं व्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो आएगा लाइव का क्लासेस का शेड्यूल, जो भी क्लासेस लाइव चलते रहेंगी आप देख सकते हैं। अभी हमारा यूनिट 2 चल रहा है, तो यहाँ पे लाइव क्लासेस शेड्यूल होती हैं। मुझे जाना है कंटेंट वाले पे। जैसे ही मैं कंटेंट पे जाऊँगा तो देख सकता हूँ मैं सारी चीज़ें यहाँ पे सिस्टमेटिकली अरेंज है। तो यहाँ पे है मेरा नया सिलेबस जो भी है। अगर आपको फिजिकल एजुकेशन कॉलेजेस के बारे में जानना है तो उसके बारे में सारा एडमिशन क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है। मैं नीचे आता हूँ, मैं बात करता हूँ पीडीएफ नोट्स वाले पे, जो मैं क्लासेस में पढ़ाता हूँ। हर यूनिट के आपको काफ़ी अच्छे डिटेल नोट्स मिलेंगे। सबसे स्पेशल चीज़ है, आपको देख सकते हैं पूरे सिलेबस का आपको शॉर्ट नोट्स मिल रहा है। ठीक है, मतलब 50 पेज में पूरे आपके कंप्लीट सिलेबस जो नया वाला है, वन लाइनर में सारे सिलेबस का आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे एनरोल करते ही। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको एनरोल करने के बाद। अब मैं आऊँगा जो यूनिट 1 अभी मैंने पढ़ा दिया बच्चों को, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में मिल जाएगा नोट्स और यहाँ पे हिंदी में मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा नोट्स मैंने बना के रखा हुआ है। तो मैं इस पर ओपन करता हूँ यूनिट 1 का जो हमारा चैप्टर था, हेल्थ स्टेटस एंड प्रोग्राम्स इन इंडिया, मेजर डिजीज एंड हेल्थ पॉलिसीज प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे यूनिट्स के यूनिट वाइज तो है ही, साथ में उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हैं हर टॉपिक वाइज। ठीक है, तो आपको ये सारा कुछ डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप पर मिल जाएगा। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो वैसे ही मैंने यूनिट 2 का भी पीडीएफ है और बाकी जो क्लासेस होंगे उसके सारे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। और यहाँ पर मैंने लेक्चर्स देख लेता हूँ। यूनिट 1 के क्लासेस हो चुके हैं, तो इसके आपके 6 लेक्चर्स हैं। आपको 6 के रिकॉर्डेड लेक्चर्स यहाँ पे मिल जाएंगे जो लाइव क्लासेस हो चुकी हैं और जो चल रही हैं। यूनिट 2 की अभी 2 क्लासेस हुई हैं, तो इसके रिकॉर्डेड आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और यहाँ पर एक और चीज़ ऐड हो जाएगा, आपका चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ और पूरे सिलेबस का मॉक्स, वो भी आपको इसी में अवेलेबल करा दिया जाएगा इसी कोर्स के अंदर। उसके लिए आपको कुछ अलग से पे नहीं करना है। यहाँ पर आपका ग्रुप है और साथ साथ आपको कोई भी डाउट आता है तो कभी भी आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको एनरोल करके हमारे साथ जुड़ना है और पढ़ाई करना है सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन डोमेन की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं कोई भी एज अ डोमेन सब्जेक्ट लेकर, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक थैंक है। यू। तो यूनिट 2 हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। मतलब नाम समझ के क्या समझ में आ रहा है हमें यूनिट 2 के बारे में? साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब माइंड से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें। साथ में दिखा है साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल। सोशियोलॉजिकल मतलब हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं। अब साइकोलॉजी और सोसाइटी का क्या एस्पेक्ट है एक फिजिकल एजुकेशन में और स्पोर्ट्स में। और साथ में लास्ट में दिया हमारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स को साइकोलॉजी के साथ जोड़ के क्या क्या एस्पेक्ट्स हो रहे हैं सारी चीजों को हमें पढ़ना है। तो पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को आराम से पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो एक बार सिलेबस को देख लेते हैं फटाफट। हर यूनिट के पहले मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ एक बार। यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसके क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं लाइव क्लासेस में। अभी हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 के स्टार्टिंग के 2 टॉपिक्स को हम आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, फिर यूनिट 3 के आगे बचा हुआ है, यूनिट 3 तो हो ही जाएगा। आगे मूव ऑन करते हैं। तो अगर आपको पता नहीं है, हाँ मल के तभी स्टार्ट हुआ है सेशन, कि जो नया रिटन टेस्ट का पैटर्न क्या है, आपका सिलेबस चेंज हो गया है। तो नया सिलेबस है सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन का। एग्जाम में आएंगे आपके टोटल 50 क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी रहेंगे, एमसीक्यू बेस्ड होगा, मतलब 1/5 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। एक क्वेश्चन सही करने पर मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 मार्क्स। वहीं एक क्वेश्चन को गलत करने पे मेरे -1 हो जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, अलग अलग सेंटर्स दिए जाएंगे जैसा आपने एडमिट कार्ड में फिल किया है। कोई भी अपडेट होगा, मैं ग्रुप बनाया हूँ आपका, उसमें अपडेट कर दूंगा। जो भी चीज अपडेट आती है, कब एडमिट कार्ड आ रहा है, कुछ भी क्या आ रहा है, जो भी अपडेट्स आएंगे। तो बात करते हैं यूनिट 2 के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा, देखा आपने दो चीजें थी, ठीक है, सिलेबस में। एक था सोशियोलॉजी, एक था साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में फर्क क्या है आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। सोशियोलॉजी मतलब क्या दिया, द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज। हम आसपास के ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी करते हैं, वो होता है सोशियोलॉजी। यहाँ पे जैसे लिंक बना हुआ है, यहाँ हम हैं, हमारे पीयर ग्रुप्स हैं, आसपास एक सोसाइटी बन रहा है। और साइकोलॉजी क्या होता है? साइकोलॉजी मतलब पर्टिकुलरली एक इंसान के बारे में बात कर रहा है। द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, कोई इंसान कैसे सोचता है, उसका बिहेवियर कैसा है। तो साइकोलॉजी मतलब माइंड से रिलेटेड है।
सोशियोलॉजी मतलब सोसाइटी से आपका रिलेटेड है। अब जो इस यूनिट में हमें पॉइंट्स पढ़ने हैं उसको देखते हैं, रोल ऑफ साइकोलॉजी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो पहले वाले टॉपिक को हम पढ़ते हैं, फिर हम जाएंगे इसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले हम जानते हैं, टॉपिक के ऊपर पढ़ने से पहले साइकोलॉजी का मतलब होता क्या है और अच्छे से थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो साइकोलॉजी में क्या दिया है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड द वे दैट पीपल बिहेव। साइकोलॉजी क्या बोला है कि हम किसी भी साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं किसका, माइंड का, और वहां लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसका माइंड कैसा है और लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, द वे दैट पीपल बिहेव। सो द वर्ड साइकोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। तो साइकोलॉजी पूछेगा किस कौन कौन से दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, तो बना है ये साइके और लोगस। ठीक है, साइके मीन्स क्या होता है, माइंड होता है या फिर सोल होता है, और लोगस मतलब मीन्स स्टडी या फिर साइंस ऑफ। तो साइकोलॉजी क्या है आपका, एक ग्रीक वर्ड है, दो शब्दों से बना हुआ है, साइके और लोगस। साइके मीन्स होता है माइंड या फिर सोल, और लोगस मीन्स होता है कोई भी चीज का स्टडी करते हैं तो उसको लोगस बोलते हैं। तो बोल सकते हैं हम साइंस ऑफ सोल या फिर साइंस ऑफ माइंड। तो ये साइकोलॉजी का मतलब बेसिक सा मतलब था, थोड़ा सा हमने साइकोलॉजी के बारे में जाना। तो हम बोल सकते हैं साइकोलॉजी मीन्स द साइंस ऑफ सोल। तो जो ये बोलते थे ना साइकोलॉजी मतलब साइंस ऑफ सोल है, ये ओल्ड कंसेप्ट है, मतलब पहले बोलते थे ऐसा साइकोलॉजी को। फिर इसके बाद क्या बोलने लगे, साइंस ऑफ सोल की जगह साइंस ऑफ माइंड बोलने लगे, मतलब हमारा दिमाग कैसे चलता है। साइकोलॉजी मतलब कोई भी साइकोलॉजी बोलेंगे मतलब समझेंगे इसका दिमाग कैसा है, माइंड से रिलेटेड करने लगे। फिर माइंड के बाद एक और कंसेप्ट आया, वो क्या आया, वो आया साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। आपका अवेयरनेस कैसा है, आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है, कॉन्शियसनेस आपका कितना है। फिर इसके बाद एक लास्ट टर्म आया जो अभी भी बोलते हैं साइकोलॉजी का मतलब है साइंस ऑफ बिहेवियर। मतलब साइकोलॉजी मतलब एक इंसान कैसा बिहेव कर रहा है, ये आपका नया कंसेप्ट है जो मार्केट में चलता है साइकोलॉजी का। ठीक है, तो हमने माइंड से स्टार्ट किया था, सोल से स्टार्ट किया था, करते करते हम कहाँ तक आ चुके हैं, साइंस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी का मतलब सभी लोगों को क्लियर होगा, साइकोलॉजी मीन्स साइंस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी होता है माइंड का, और एक इंसान कैसे बिहेव करता है, हाउ द पीपल बिहेव। साइकोलॉजी ग्रीक वर्ड से आया है, कौन कौन से, साइके जिसका मतलब होता है माइंड या फिर सोल, और लोगस जिसका मतलब होता है स्टडी या फिर साइंस ऑफ। तो सिंपल था, काफी डिटेल में मैंने आपको बताया साइकोलॉजी के बारे में। अब कुछ कुछ डेफिनेशन हैं साइकोलॉजी के जो हमें पता रहना चाहिए, क्योंकि दिया हुआ है, कई बार डेफिनेशन ये पूछ लेता है टॉपिक से, तो हम ट्रिक के हिसाब से पढ़ेंगे साइकोलॉजी के आपके डेफिनेशंस को। तो पहला डेफिनेशन है, किसने दिया है, ऑथर पूछता है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये डेफिनेशन को कौन से ऑथर ने दिया था। तो मैं कुछ कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लाया हूँ। तो सबसे पहला डेफिनेशन किसने दिया, रॉस ने दिया है। तो इसमें क्या बोला है, इट इज द इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर इन मेंटल और फिजिकल टर्म्स। मतलब हम क्या कर रहे हैं, क्या बोला है रॉस ने, कि हम इंटरप्रेट कर रहे हैं और समझा रहे हैं किसी को, किसी के बिहेवियर को उसके मेंटल और फिजिकल टर्म्स में। तो ऐसे याद करेंगे तो हम भूल जाएंगे ना, इतना सारा डेफिनेशन कैसे याद करेंगे। इट इज द, रॉस ने दिया था, इट इज द इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर इन मेंटल और फिजिकल टर्म्स। अब इसको ट्रिक बना के याद करना पड़ेगा। रॉस मतलब होता है, मतलब गुलाब का फूल मान लीजिए, रॉस मतलब रोज मान लीजिए। तो लड़की को फिजिकली और मेंटली इंटरप्रेट करने के लिए हम उसे क्या देंगे, रोज देंगे। ठीक है, मतलब फूल देंगे गुलाब का। तो ये यहाँ से क्या आ गया, फिजिकली और मेंटली। तो ये आपका फिजिकली फिजिकली आ गया, मेंटली से यहाँ पे आ गया, इंटरप्रेट से यहाँ पे आ रहा है। तो मतलब जहां भी लिखा हुआ आएगा इट इज द इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर इन मेंटल और फिजिकल टर्म्स, पूछेगा आपसे ये डेफिनेशन किसने दिया था, तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा रॉस ने दिया था। फिर वहां पे आपको ये ट्रिक दिमाग में क्लिक करेगा, सर ने बताया था रोज वाला डेफिनेशन, लड़की को फिजिकली और मेंटली इंटरप्रेट करने के लिए हम उसे रोज देंगे। तो ये था आपका पहला डेफिनेशन, ऐसे आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। ऐसे याद होता है, चीजें उल्टा पुल्टा करना पड़ता है तब जाके याद होता है, नहीं तो भूल जाते हैं। अब दूसरा डेफिनेशन है हमारा जो हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी का, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब यहाँ पे मैंने देखा होगा आपने रेड में मार्क किया हुआ है साइंस और ह्यूमन बिहेवियर को, मतलब इससे मिलता जुलता मैंने ट्रिक बनाया है। और किसने दिया है, पिल्स बरी ने दिया है। ठीक है, तो देखते हैं इसका ट्रिक क्या है। स्लीपिंग पिल्स खाने से ह्यूमन बिहेवियर में चेंज आता है, ऐसा साइंस कहती है, इसलिए हमें उसे खाना नहीं चाहिए बल्कि बरी कर देना चाहिए, मतलब जला देना चाहिए। तो यहाँ पे पिल्स आ गया, ठीक है, और यहाँ पे बरी आ गया। तो मतलब ये डेफिनेशन किसने दिया है, बरी ने दिया है। कौन सा डेफिनेशन, जहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर भी आ रहा है और साइंस भी आ रहा है। तो साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर जहां भी आएगा वो डेफिनेशन किसने दिया है, पिल्स बरी ने दिया है। ठीक है, अब ट्रिक क्या था इसका जो मैंने बताया आपको, स्लीपिंग पिल्स खाने से ह्यूमन बिहेवियर में चेंज आता है, ऐसा साइंस कहती है, इसलिए हमें उसे खाना नहीं चाहिए बल्कि जला देना चाहिए, बरी कर देना चाहिए। तो ये था आपका दूसरा डेफिनेशन जो उसको आपको
याद करना है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, जो थर्ड डेफिनेशन हमारा, तो ये दिया था क्रो एंड क्रो ने। तो इन्होंने क्या बोला था, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। अब यहाँ देखिए 2 बार क्या आ रहा है, ह्यूमन ह्यूमन आ रहा है, तो मैंने इसको मार्क कर दिया, इससे मैंने मिलता जुलता ट्रिक बना दूंगा। अब यहाँ पे क्या देखिए 2 बार क्रो एंड क्रो भी आ रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं ट्रिक में जहाँ क्रो एंड क्रो 2 बार आएगा वहाँ ह्यूमन एंड ह्यूमन वाला ट्रिक भी काम आएगा। तो ये डेफिनेशन हम आइडेंटिफाई ऐसे कर सकते हैं क्रो एंड क्रो का, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। तो ये 3 डेफिनेशन हो गए हमारे, अब तक हमने याद कर लिए ट्रिक के थ्रू। अब फोर्थ डेफिनेशन की तरफ देखते हैं, जो वुडवर्थ ने दिया था, साइकोलॉजी डील्स विद द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज एनवायरनमेंट। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या मैंने रेड मार्क किया है, वुडवर्थ का वुड, और यहाँ पे इन्वायरमेंट। वुड मतलब क्या होता है, लकड़ी होता है, और इन्वायरमेंट में हमारे वातावरण में पाया जाता है लकड़ी। तो क्या बोला है वुडवर्थ ने, साइकोलॉजी डील्स विद द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज एनवायरनमेंट। मतलब यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि साइकोलॉजी में हम डील करते हैं वो एक्टिविटीज के बारे में जो एक इंडिविजुअल करता है अपने आसपास के इन्वायरमेंट में। तो उसको ट्रिक कैसे करके याद कर सकते हैं, वुड पेकर होता है ना, अपने चोंच से मारता है पेड़ में, जगह बनाता रहने के लिए, खाने के लिए, मतलब इन्वायरमेंट। तो वुड पेकर मतलब जहाँ पे इन्वायरमेंट वाला आ गया आपका डेफिनेशन में, वो दिया था किसने, वुड पेकर ने। तो वुड से आपका वुड ले लेंगे और वुड से हमारा वुड्सवर्थ वाला डेफिनेशन निकल कर आ जाएगा। अब हम देखते हैं जो हमारा लास्ट डेफिनेशन है शायद, ठीक है। तो ये दिया है किसने, वॉटसन ने। इन्होंने क्या दिया था, साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या है, पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर है। अब इसका ट्रिक आपको शायद ना याद हो पाए, तो ये बेसिकली वॉटसन जो थे, इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी है साइकोलॉजी में, जिसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक बॉय और एनिमल पे। तो वॉटसन जी मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि ऐसा कराते, मतलब एक ऐसा ट्रीटमेंट दिया था उस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में, कि बच्चा के बिहेवियर को पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहे थे। जैसे मान लीजिए उसमें एनिमल में क्या था, कि जैसे एक पिंजरे में एनिमल को कैद कर दिए थे, डॉग को, और मतलब 2 सायरन था, एक को दबाने से क्या होता था, करंट लगता था एनिमल को जो पिंजरे के अंदर था, और दूसरे वाले को दबाने से क्या होता था, उसका जाली खुल जाता था, उसको खाना मिलता था, ऐसा था। तो मतलब करते-करते वो सीखा। तो यही था उसका डेफिनेशन। तो वॉटसन जी ने बिहेवियर को पॉजिटिवली अफेक्ट करते थे। तो बिहेवियर को, जो भी एनिमल था, एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने बिहेवियर को पॉजिटिवली अफेक्ट किया। तो जहाँ पे भी पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर आएगा, बिहेवियर को इन्होंने पॉजिटिवली अफेक्ट किया। तो ये डेफिनेशन किसने दिया है, वॉटसन ने दिया है। तो ये पांचों डेफिनेशन से सबको क्लियर है, एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, फिर मैं आगे मूव ऑन करूंगा। ठीक है, और आपके पूछ रहे एग्जाम में फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन थे, तो आपको बताना पड़ेगा विलियम वुंड थे। ठीक है, विलियम वुंड इज नोन एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है? आप लोग कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। ऑल चैट कर दीजिएगा, आपके साइड में जो ऑप्शन होगा तभी आपका चैट मुझे शो होगा, नहीं तो सेल्फ चैट रहेगा तो आपका चैट आपको ही शो होगा। सभी लोगों को क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे 4 लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। ठीक है, हैंड रेज आप करिएगा तो आपको माइक ऑन करना होगा वैसे, फिर मेरे सामने से मतलब अलाउ करने का ऑप्शन आता है, फिर मैं यहाँ से अलाउ करूंगा, फिर आप अपना जो भी आपको पूछना है चैट बॉक्स में वैसे क्लियर हो जाएगा। फिफ्थ वाला फिर से बता दो। देखो मैंने ये बताया था, मतलब एक ट्रिक आप पढ़ेंगे ना थ्योरी, बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग वाला, इसलिए आपको ट्रिक समझने में मुश्किल आ रहा है। तो वाटसन जी ने क्या डेफिनेशन दिया है, साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, मतलब हमारे बिहेवियर को पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहे हैं इन द सेंस। तो एक वाटसन थे जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था एक बॉय और एनिमल पे, कि उसके बिहेवियर को हम कैसे पॉजिटिवली अफेक्ट कर सकते हैं, बेसिकली यही था उस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में। तो वाटसन थे बिहेवियर कैसे अफेक्ट करते हैं, पॉजिटिवली, तो वहां से पॉजिटिव बिहेवियर जहाँ पे आएगा डेफिनेशन में वो दिया है वाटसन ने। अब मैंने फिर इसके बाद बताया आपको फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, विलियम वुंड है। अब बात करते हैं जो आपका टॉपिक है, जो पहला टॉपिक था, रोल ऑफ साइकोलॉजी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, मतलब साइकोलॉजी का क्या रोल है गेम्स और स्पोर्ट्स में। तो ये एक और चीज इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। इससे पहले मैंने क्या पढ़ा है, फादर ऑफ साइकोलॉजी पढ़ा है, जो कौन थे, विलियम वुंड थे। अब यहाँ पे क्या बोला है, फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के फादर कौन है पूछेगा तो बताना पड़ेगा आपको, कॉलिमन ग्रिफिथ। ठीक है, अब बात करते हैं साइकोलॉजी का क्या रोल है गेम्स और स्पोर्ट्स में। तो खुद ही सोचे, साइकोलॉजी मतलब माइंड से रिलेटेड होता है,
गेम्स एंड स्पोर्ट्स में सर क्या इम्पैक्ट है? आजकल इतने मतलब एलाइट लेवल पे बात करिए, मान लीजिए ओलंपिक लेवल पे, तो होता है ना कि हर एथलीट का परफॉर्मेंस मतलब ऑलमोस्ट नेक टू नेक बराबर होता है, तो वहाँ पे क्या काम आता है? वहाँ पे साइकोलॉजी काम आता है। होता है ना कि किसका मेंटली प्रिपेयर है इंसान, कौन-सा एथलीट खेलने के लिए, कैसा परफॉर्मेंस आएगा उस टीम का, टीम डायनामिक्स कैसी है, टीम कोहेजन कैसा है, तो वहाँ पे साइकोलॉजी का इम्पैक्ट आता है। ऑलमोस्ट सबके जो लेवल होते हैं, ठीक है? कोई कुछ ट्रिक बोल रहा था मलकित। तो ये साइकोलॉजी था जो मैं बता रहा था। फिर क्या बोला है? साइकोलॉजी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स बाय हेल्पिंग एथलीट्स एंड टीम्स improve performance, manage stress, enhance focus and build confidence, ultimately leading to better results and a more positive experience. सिंपल शब्दों में लिखा है क्या? साइकोलॉजी प्लेज अ क्रूशियल रोल, मतलब साइकोलॉजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स में। कैसे? एथलीट्स को वो हेल्प करता है उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, और जो भी स्ट्रेस कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहेगा सबको दूर करता है, हमारे फोकस को इम्प्रूव करता है और कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। अल्टीमेटली क्या होता है? लीडिंग टू बेटर रिजल्ट्स एंड अ मोर पॉजिटिव एक्सपीरियंस। तो हमारा अच्छा रिजल्ट आएगा और क्या होगा? हम अच्छा एक्सपीरियंस हमें मिलेगा। तो ऐसे-ऐसे साइकोलॉजी हेल्प करता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स में। अब हम देखते हैं कुछ-कुछ पॉइंट से कि हाउ साइकोलॉजी हेल्प्स इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। पहला पॉइंट क्या बोला है? एनहांसेस फिजियोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, मतलब हमारे जो फिजिकल फंक्शंस है उसको इम्प्रूव करता है साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी प्लेज अ वेरी यूनिक रोल इन द एनहांसमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज, मतलब जो हमारे फिजिकल कैपेबिलिटीज हैं जैसे कि स्ट्रेंथ हो गया, स्पीड हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, एक्सेट्रा। सो मोटिवेशन प्लेज अ मेजर रोल इन द एनहांसमेंट ऑफ फिजिकल कैपेसिटी ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन्स। मान लीजिए मैं मोटिवेटेड हूँ, मेरा मैच है, आज खेलना है, मुझे फाइनल मैच है, तो मैं मोटिवेटेड रहूंगा तो मेरा फिजिकल जो कैपेसिटी है, मेरा लेवल ये था तो ये मैं इतना बढ़ के खेलूंगा, अपने एफर्ट से ज्यादा लगाऊंगा, तो ये क्या होगा? अल्टीमेटली मेरा फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज को बढ़ा देगा। सेकंड पॉइंट में क्या बोला? असिस्ट इन लर्निंग मोटर स्किल्स। तो जो भी मुझे स्किल्स काम आना चाहिए, कोई भी मूवमेंट को करने के लिए जो भी मोटर स्किल्स हैं, वो सबको सीखने में मेरा साइकोलॉजी काम आता है। लर्निंग ऑफ मोटर स्किल्स डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल्स लेवल ऑफ रेडीनेस। क्या बोला है? कोई भी मोटर स्किल को सीखने के लिए इंडिविजुअल का लेवल चाहिए। क्या? लेवल ऑफ रेडीनेस, मतलब ऐसा होता है ना कि बच्चे, पेरेंट्स मार मार के बच्चे को बोलते हैं पढ़ पढ़ पढ़। अब बच्चा चाहता नहीं कि मैं पढूं, तो जब तक बच्चा खुद से तैयार नहीं रहेगा कोई इसको कुछ करा नहीं सकता। ऐसी एक प्रोवर्ब है, यू कैन नॉट लीड अ वाटर हॉर्स टू वाटर टू ड्रिंक। ऐसा मतलब प्रोवेशन कोट है 100 कि घोड़े को आप पानी के पास ले जा सकते हैं लेकिन उसको पिला नहीं सकते। ऐसा कोई प्रोवर्ब है। तो उसमें वही आपका एग्जांपल है लॉ ऑफ रेडीनेस का। आपको कोई भी काम को करवाने से पहले इंसान को खुद ही रेडी रहना पड़ता है कि मैं करूँगा, तभी वो इंसान उस चीज़ को सीख सकता है। तो इस केस में क्या बोला है कि कोई भी मोटर स्किल को मैं तभी सीख सकता हूँ जब मैं रेडी हूँ। तो इट मीन्स डिज़ायर एंड विलिंगनेस, मेरी चाहत होगी उस चीज़ को, पर्टिकुलर स्किल को सीखने की। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज़ आल्सो हेल्पफुल इन द कॉग्निटिव, एसोसिएटिव एंड द ऑटोनोमस स्टेज ऑफ मोटर स्किल लर्निंग। कोई भी स्किल को सीखने के 3 स्टेजेस होते हैं, ठीक है? एक होता है कॉग्निटिव, दूसरा स्टेज होता है एसोसिएटिव, तीसरा होता है ऑटोनोमस। कॉग्निटिव मतलब क्या? कि मैंने आपको बता दिया ऐसे-ऐसे करना है, आप फिर सोचेंगे, यार सर ने बताया था ऐसे-ऐसे करना है, फिर एसोसिएट करेंगे। सर ने बताया था राइट वाला हैंड घुमाना है तब बॉलिंग होगा, फिर आप एसोसिएट करेंगे कि सर ने ऐसे करा था, मतलब मैं एसोसिएट करके सीखूंगा। और फिर ऑटोनोमस मतलब मैंने उसमें मास्टरी, ऑटोनॉमी हासिल कर ली है, मास्टरी हासिल कर लिया है, मैं मूवमेंट आने लगा है। तो ये था आपका दूसरा पॉइंट, साइकोलॉजी इसमें कोई भी मोटर स्किल को सीखने में मदद करती है। फिर थर्ड पॉइंट में क्या बोला है? हाँ, आईओसी के प्रेसिडेंट चेंज हो गए हैं, ठीक है। फिर थर्ड क्या बोला है? एड्स इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, मतलब आपको कोई भी किसी का भी बिहेवियर को समझने में मदद करता है साइकोलॉजी। हम स्पोर्ट्स में होता है ना, कितने सारे टीम में अलग-अलग खिलाड़ी खेलते हैं। अब इसका मान लीजिए कुछ घर में प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसको साइकोलॉजी की मदद से हम समझते हैं कि यार इसके साथ ऐसा चल रहा है, तो इसके बिहेवियर को हम समझ सकते हैं। उसके जगह पे अपने आप को सिम्पैथेटिक वैल्यू देते हैं, एम्पैथी समझते हैं कि यार इसके साथ ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है तो ये खेल नहीं पा रहा है। तो साइकोलॉजी कहीं न कहीं हमें बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्प करता है। Sports psychology helps in understanding the behavior of athletes. Coaches also come to know the interest, attitude towards physical activities, drives, instincts and personality of sports persons. तो कोचेस को भी पता चलता है यार इसका इंटरेस्ट है कि नहीं है बच्चे का खेलने का। नहीं, ये कोटेशन नहीं है हरिओम। उसका मतलब यू कैन नॉट लीड अ हॉर्स टू वाटर अंटिल अनलेस ही वांट्स टू, ऐसा करके कुछ है, मतलब प्रोवर्ब है वो। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था आपको? थर्ड पॉइंट बताता, एड्स इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। जो मतलब साइकोलॉजी से क्या मिलता है? हम किसी के भी एथलीट्स का, कोचेस का
मदद मिलती है कि बच्चे का पता कर पाए, उसको देख यार इसका इंटरेस्ट ही नहीं है खेलने का, इसका एटीट्यूड ही नहीं है, इसका मन ही नहीं है फिजिकल एक्टिविटी में, उसको चाहती नहीं है उस चीज़ के खेलने के लिए, उसको इंस्टिंक्ट ही नहीं आ रहा है उस चीज़ का। तो हम किसी का पर्सनैलिटी सारी चीज़ों को जज कर सकते हैं, जिससे हम बिहेवियर अंडरस्टैंड करके आगे हम स्पोर्ट्स में थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। फिर क्या बोला 4th पॉइंट में हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इमोशंस। तो साइकोलॉजी हमें हेल्प करता है किसी के हमें अपनी या फिर किसी के भी इमोशंस को कंट्रोल करने में। Sports psychologist plays a crucial role in controlling the emotions of sports persons during practice as well as competition. तो प्रैक्टिस में भी और कंपटीशन में भी हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी। अब क्या क्या इमोशंस दिया, जैसे कि मान लीजिए किसी गुस्सा आ रहा है, डर लग रहा है, नेगेटिव इमोशंस आ रहा है, सेल्फ थिंकिंग आ रहा है, कुछ ज्यादा सोच रहा है, ऐसा सोच रहा है कि सब कुछ मेरा ही है एक्सेट्रा। तो ये सारे इमोशंस थे। तो इफ दिस इमोशंस आर नॉट कंट्रोल्ड वेल इन टाइम, अगर हम इन चीज़ों को एक समय पर स्टॉप नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हमारा परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो जाएगा। होगा ना कि यार मुझे डर लग रहा है, उस टीम मेरे सामने वाली टीम अपोनेंट टीम अच्छी है, मुझे डर लग रहा है, मैं तो सोचूँगा, जब मेरा साइकोलॉजी नहीं है, नॉलेज ही नहीं है साइकोलॉजी का, तो क्या होगा, मेरा परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो जाएगा, मैं डर के खेल ही नहीं पाऊँगा। तो इस चीज़ों को सही टाइम पे रोकना पड़ेगा। फिर क्या बोला है 5th पॉइंट पे प्रिपेयर्स एथलीट्स साइकोलॉजिकली फॉर कॉम्पिटिशंस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज, इन फैक्ट इट हैज बिकम अ ट्रेंड टू गिव साइकोलॉजिकल टिप्स टू एथलीट्स और टीम प्लेयर्स बिफोर एंड आफ्टर द कॉम्पिटिशंस। तो क्या बोला साइकोलॉजिकली आपको प्रिपेयर कर दे रहा होता ना कि आप मलकित इतना आगे बढ़ जा, फिर आप बोल रहे सर पीछे बताओ। ठीक है, कंप्लीट कर लेना फिर बताऊंगा। नहीं तो क्लास क्या होता है कि आपके चक्कर में बाकी सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्या बोला प्रिपेयर्स एथलीट साइकोलॉजिकली फॉर कॉम्पिटिशंस। मतलब आपको कोई भी एथलीट्स को प्रिपेयर करता है साइकोलॉजिकली, मतलब मेंटली आपको तैयार कर दिया जा रहा है कॉम्पिटिशन के लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अडेज, इन फैक्ट इट हैज बिकम अ ट्रेंड टू गिव साइकोलॉजिकल टिप्स टू एथलीट्स और टीम प्लेयर्स बिफोर एंड आफ्टर द कॉम्पिटिशन। ऐसा ट्रेंड देखा होगा आपने कि कोच आता है हाफ टाइम में, प्लेयर्स को फटाफट हम बताते हैं यार ऐसे नहीं ऐसे करना है, टिप्स देते हैं। तो दैट इज वाई स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल टीम्स। तो देखा होगा आपने टीम्स के साथ जो भी अच्छे लेवल पे टीम्स रहती हैं उनके साथ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को भी भेजा जाता है। वो क्या करते हैं, दे क्रिएट द विल टू विन। मतलब उनके अंदर जिज्ञासा डाल देते हैं कि आपको जीतना है। ठीक है, मतलब उनको बकअप कर देते हैं कि आपको कैसे भी खेल के जीतना है। साइकोलॉजिस्ट मोटिवेट करते हैं। फिर 6th पॉइंट क्या बोला है, सपोर्ट्स इमोशनल नीड ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। हर स्पोर्ट्स पर्सन का एक जैसा दिन सब नहीं जाएगा, उसके साथ किसी को कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, तो उनके जो इमोशनल नीड्स होता है साइकोलॉजिस्ट को सपोर्ट करता है, जिससे क्या होगा, वो जो भी स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, उसको हम दूर कर सकते हैं। और दूर करने के बाद हमारा अल्टीमेटली परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है। तो क्या लिखा है इसमें, स्ट्रेस हो, टेंशन हो, डिप्रेशन हो, या फिर फ्रस्ट्रेशन हो, या फिर एंग्जाइटी हो, आर नेचुरल ड्यूरिंग प्रैक्टिस पीरियड और ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन। तो ये सभी के साथ नेचुरल होता है, आ सकता है किसी को भी। तो टेक्निक्स ऑफ रिलैक्सेशन, अब कुछ कुछ टेक्निक्स हम अपना करके रिलैक्सेशन की और स्ट्रेस मैनेजमेंट की कैन बी अप्लाइड ऑन स्पोर्ट्स पर्सन हु आर फेसिंग सच प्रॉब्लम्स। जैसे हम उसको सेल्फ टॉक कर लेंगे, उसको कोच काउंसिल कर देंगे, तो ये टेक्निक्स हम अपना सकते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट करने का। तो इतना कुछ हमने पॉइंट्स पढ़ा रोल ऑफ साइकोलॉजी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो हम क्या ये कंक्लूसिवली कह सकते हैं, इट कैन बी सेड दैट रोल ऑफ साइकोलॉजी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन एनहांसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। तो साइकोलॉजी काफी ज्यादा वाइटल रोल प्ले करता है एक स्पोर्ट्स पर्सन का पर्सनालिटी को एनहांस करने में। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया, रोल ऑफ साइकोलॉजी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, अब आपको कुछ डाउट है पहले टॉपिक से तो आप बता दीजिए, फिर मैं इसके क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं किसी से कुछ भी डाउट हो तो। क्लास के टाइम पे आप लोग टेक्स्ट करते हो व्हाट्सएप पे, इतना दिमाग नहीं सर क्लास ले रहे हैं। कहाँ पे दिया वाइटल, वेरी वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, आईएमपी समझ लो। मोटर स्किल मतलब आपको कोई भी स्किल करना है जो काम में आए, कोई भी चीज सीखने के लिए। क्वेश्चंस पोल में करवाना सर। देखो ये सब फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, विलियम वुंड है, और फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कौन है, कॉलेमन ग्रिफिथ है। ये सब आप वापस भी देख सकते हैं। डाउट वो होता है कि जो मतलब लॉजिकल हो। आप लोग पूछते हैं कि इसमें पोल के लिए यार पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा। ठीक है, रुकिए कोशिश करता हूँ पोल में कन्वर्ट करने की। ठीक है,
2 मिनट दीजिए मुझे, पीडीएफ कन्वर्ट कर लेता हूँ, फिर पोल में आपके टेस्ट ले लूंगा। यार पीपीटी पीडीएफ में पर तो आंसर हो जाएगा ना? आपको आंसर भी शो होने लगेगा ना? मैं डाउनलोड, मेरे को आंसर हटाना पड़ेगा उसमें से। दूसरे का लैपटॉप है तो समझ नहीं आ रहा है। उसमें हो नहीं पाएगा, पता है क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि मैंने आंसर यहाँ पे मतलब लगा के रखा हुआ है ना, तो आपको प्रॉब्लम आएगा। देखिए आंसर आपको दिख रहा है। ठीक है, कल कर दूंगा, अभी तो आप ऐसे कर दीजिएगा, नोट्स में अपलोड कर दूंगा। ये यूनिट कंप्लीट होने के बाद ही नोट्स मिलेगा। अभी चैट बॉक्स में आंसर कर लीजिएगा आज, मैं कल से कोशिश करूंगा पोल में आपके लिए टेस्ट करवा दूं, ठीक है? क्योंकि अभी मुझे आंसर कराना पड़ेगा, बाकी बच्चे डिस्टर्ब होंगे। आप एक काम करिएगा, अगर आपको इतना ही शौक है मतलब, तो जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन दूंगा ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है आपका, इसका आपको आंसर करना है चैट बॉक्स में। तो आंसर कैसे करिएगा आप? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ने पूछा है, विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डील्स विद द मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज? तो कौन सा साइकोलॉजी का ब्रांच डील करता है क्या क्या, स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज को, दोनों चीजों को? तो जैसे मान लीजिए दीपक ने आंसर दिया चैट बॉक्स में सी, तो आपको बताना पड़ेगा, चैट बॉक्स में पूरा टाइप करिए, सर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डील्स विद मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज। ये सारा आप टाइप करिए फटाफट। टाइपिंग स्पीड तो सबका ही तेज है। हाँ ना, मैं कल से कर दूंगा पोल में, जिससे आपको लीडर बोर्ड शो होगा, ठीक है? कौन सा बच्चा कितना आंसर कर रहा है। क्वेश्चंस कराने का मतलब यही है कि एक बार मतलब पढ़ ले, फिर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। सभी लोगों को पता होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब पूरा टाइप करोगे ना फटाफट, तो क्वेश्चन सारे याद हो जाएंगे। अभी चैट बॉक्स में आपको होता है ना लर्निंग बाय डूइंग, जब कोई काम को करोगे ना, क्वेश्चन को टाइप करोगे फटाफट और आंसर भी टाइप करोगे साथ में, तब पता चलेगा और याद भी रहेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या पूछा है, कि कौन सा ऐसा फैक्टर है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, जो हमारे स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं करता है? एंग्जाइटी, मोटिवेशन, स्ट्रेंथ या फिर कंसंट्रेशन? कोई एंग्जाइटी बोल रहा है, एंग्जाइटी जा रहा है। देखिए आपको पहले ये पता करना पड़ेगा, बहुत बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, बहुत बच्चे सही भी दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, साइकोलॉजिकल फैक्टर, मतलब साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मतलब माइंड। अब माइंड क्या क्या है, स्ट्रेंथ और माइंड का क्या रिलेशन है, मुझे बताना। कुछ है रिलेशन? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। एंग्जाइटी कैसे दे रहे हैं, एंग्जाइटी इज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब यहाँ पे क्या दिया, नॉट अ साइकोलॉजिकल फैक्टर, तो आंसर क्या होगा हमारा, स्ट्रेंथ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा आपका, विच टाइप ऑफ मोटिवेशन कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल रिवॉर्ड सच एज ट्रॉफीज एंड मनी? कौन सा मोटिवेशन मिलता है हमें एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स और ट्रॉफीज या फिर मनी से? जो बाहर से मिलता है उसको क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो हमारे अंदर से आता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन या फिर इंटरनल ड्राइव? दीपिका सी दे रहे हो कैसे, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या पूछा है, विच टाइप ऑफ मोटिवेशन कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, जो मतलब बाहर से मिल रहा है, जैसे कि आपको कोई ट्रॉफी दे रहा है, कोई प्रेज कर रहा है, कोई पनिशमेंट दे रहा है। आप लोग का पता नहीं कैसे आंसर देने इतना गलत, डी भी कैसे हो रहा है इतना सिंपल सा। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होगा। एक दो टाइप के मोटिवेशन होता है, एक होता है इंट्रिंसिक जो हमारे विद इन से आता है, मतलब खुद के अंदर से आता है। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक, मतलब जो बाहर एक्सटर्नल सोर्सेज से आता है। जैसे मान लीजिए कोई आपकी तारीफ कर देगा, आपको कोई ट्रॉफी दे देगा, आपको कोई पैसा दे देगा, तो आप आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद नहीं था कि ये सब कोई गलत करेगा। आप तो गलत करें, लेकिन फिर भी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए, विच साइकोलॉजिकल फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एन एथलीट्स एबिलिटी टू परसिस्ट डिस्पाइट सेटबैक्स? कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक एक एथलीट की असफलताओं के बावजूद लगातार बने रहने की क्षमता के लिए जिम्मेदार है?
एंग्जाइटी, सेल्फ एफिकेसी, बर्नआउट और फियर। विच साइकोलॉजिकल फैक्टर, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एथलीट्स एबिलिटी टू परसिस्ट डिस्पाइट सेटबैक्स। मतलब मान लीजिए मैं हारते जा रहा हूँ लेकिन मेरे में फिर भी कैपेबिलिटी है, रेस्पॉन्सिबल हूँ मैं उस चीज के लिए। क्या रिस्पॉन्सिबल, कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है कि एथलीट वापस फिर से कोप अप कर ले रहा है? वो एथलीट की क्या है, वो आपको ये बताना है। उसकी एंग्जाइटी है, उसकी सेल्फ एफिकेसी है, या फिर बर्नआउट है, या फिर फियर है। आंसर क्या होगा? सेल्फ एफिकेसी होगा। मतलब मेरी एबिलिटी क्या है उस चीज को कोप अप करके वापस से कम्पीट करने की। बोला है ना, विच साइकोलॉजिकल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एथलीट्स एबिलिटी टू परसिस्ट डिस्पाइट सेटबैक्स। मुझे सेटबैक्स मिलते जा रही है लेकिन मेरी फिर भी एबिलिटी, क्षमता है मेरी कि मैं वो काम को वापस से कर पाऊं। तो ये क्या होगा? मेरी सेल्फ एफिकेसी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज कॉमनली यूज टू रिड्यूस प्री गेम एंग्जाइटी। प्री गेम मतलब गेम से पहले, तो गेम से पहले जो एंग्जाइटी आता है उसको कौन सा टेक्निक के थ्रू दूर किया जा सकता है? या तो ओवर ट्रेनिंग करो, या तो इमेजरी, या फिर विजुअलाइजेशन करो, नेगेटिव सेल्फ टॉक करो, या फिर अवॉइडेंस, उसको अवॉइड करो। बी के साथ सभी लोग जा रहे हैं। बी, ठीक है। इमेजरी मतलब मैं सोचूंगा अब मैं उस कंडीशन में हूँ और विजुअलाइज कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ऐसा ऐसा होगा। तो फिर गेम से पहले हम सोचते हैं ना, तो ये टेक्निक को हम अपना सकते हैं कि मैं जीतूंगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज फ्लो स्टेट इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी रेफर टू। खेल मनोविज्ञान में फ्लो राज्य से क्या तात्पर्य है? अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम फटीग, द फीलिंग ऑफ बीइंग फुली इमर्स्ड इन एन एक्टिविटी, द इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट अंडर प्रेशर, और द लॉस ऑफ मोटिवेशन। व्हाट डज फ्लो स्टेट्स इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी रेफर टू। देखिए फ्लो स्टेट, बहती गंगा में हाथ धो लेना होता फ्लो स्टेट। तो फ्लो स्टेट साइकोलॉजी में क्या होगा? फ्लो में चलने दो, मतलब कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो उसमें पूरी तरह से डूब जाओ। इमर्स मतलब होता है ना, सिंक हो जाना, डूब जाना। द फीलिंग ऑफ बीइंग फुली इमर्स्ड इन एन एक्टिविटी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच टर्म डिस्क्राइब्स द साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स टू अ परसीव्ड थ्रेट और चैलेंज इन स्पोर्ट्स। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। स्ट्रेस, बर्नआउट, ओवर कॉन्फिडेंस, या फिर ईगो। कौन सा ऐसा साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स है जिससे आपको परसिव थ्रेट मिलता रहता है, डर लगता रहता है कोई भी चैलेंज या फिर चैलेंजिंग स्पोर्ट्स से? स्ट्रेस, बर्नआउट। व्हाट डज स्लो स्टेट इन स्पोर्ट्स पीडी रेफर टू बी। ठीक है, आप लोग आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग सी कर रहे हैं, कुछ लोग ए कर रहे हैं। देखिए क्या बोला, साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स, मतलब आपको साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स मिलेगा टू अ परसिव थ्रेट। यार मुझे चैलेंज हो रहा है, चैलेंज हो रहा है, कोई मुझे काम करना है, कल मुझे होमवर्क करना है, कल मेरा मैच है फाइनल, तो मुझे स्ट्रेस हो रहा है। तो क्या होगा? स्ट्रेस होगा ना, आंसर साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स होगा। डर लग रहा है उस चीज से, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? स्ट्रेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच साइकोलॉजिकल फैक्टर कैन हिंडर, मतलब बाधा डालना, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ड्यू टू एक्सेसिव नर्वसनेस। तो कौन सा साइकोलॉजिकल फैक्टर आपको हिंडर कर सकता है आपके स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को ड्यू टू एक्सट्रीम या फिर एक्सेसिव नर्वसनेस? एग्रेशन, एंग्जाइटी, टीम वर्क, या फिर मोटिवेशन? डी के साथ जा रहे हो, कुछ ए के साथ जा रहे हैं। आंसर है आपका एंग्जाइटी। ठीक है, एंग्जाइटी कैन हिंडर योर साइको स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ड्यू टू एक्सेसिव नर्वसनेस। देखिए एग्रेशन क्यों नहीं होगा? एग्रेशन में क्या होता है कि हम होता है ना कि मान लीजिए मेरा फुटबॉल मैच है, तो मैं एग्रेसिव गेम खेल रहा हूँ, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मेरा परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है। कई बार तो फुटबॉलर्स एग्रेसिव गेम खेलते हैं टीम को जिताने के लिए। तो आपका क्या होगा? आंसर एंग्जाइटी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस इफेक्टिवली इन हाई प्रेशर सिचुएशन इज नोन एज। क्या बोला है? वो एबिलिटी जिसे हम इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं इफेक्टिवली हाई प्रेशर सिचुएशंस में, उसको क्या बोलते हैं? मेंटल टफनेस, ओवर थिंकिंग, रिजिडिटी मतलब कठोरता होता है, और फिजिकल एंड्योरेंस। तो क्या हो जाएगा आंसर? बहुत सिंपल है, सभी लोग ए के साथ जा रहे हैं। मेंटल टफनेस पे लॉक कर दे, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेंटल टफनेस। ठीक है, तो ये था आपके उस टॉपिक के पर्टिकुलर क्वेश्चंस थे जो हमने अब तक पढ़े। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो हमारा दूसरा टॉपिक है, कौन सा? इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो चलिए इसकी तरफ चलते हैं।
यहाँ तक किसी कोई डाउट है इस टॉपिक में तो आप बता दीजिएगा, वरना फिर मैं मूव ऑन करूंगा नेक्स्ट टॉपिक पे। आज का हमारे क्लास का आधा चीज खत्म हो चुका है, आधा टॉपिक बचा हुआ है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। किसी को भी कोई डाउट है? 1 मिनट का ब्रेक ले लें फिर। ठीक है, चलिए 9:52 पे मिलते हैं। ठीक है, मैं पानी पी के आता हूँ। 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ऐसे कंटिन्यूस पढ़ाना मुझे पसंद नहीं है। 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, 9:52 पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, टाइम हमारा हो गया, 1 मिनट ब्रेक खत्म। कौन सा वर्ड आपको पसंद था? कौन सा क्वेश्चन है भाई? ठीक है, स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक, नहीं तो रात हो रहा है फिर लेट हो जाएगा। ठीक है, आलतू फालतू चैट बॉक्स में कमेंट मत किया करो, आप लोग कुछ भी करते हो तो डिस्टर्बेंस होता है। मैं सामने फोन रखे रहता तो ध्यान उधर ही चल जाता है बार बार। ठीक है, जो भी डाउट होता है मैं बोलता हूँ कि आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हो, सबका रिप्लाई मैं कर ही देता हूँ ऑलमोस्ट, तो वहाँ भी आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो। तो बात करेंगे हम इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स। तो ये हमारा इस यूनिट का दूसरा टॉपिक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटरेस्ट क्या है, एप्टीट्यूड क्या है और मोटिवेशन क्या है। तो इंटरेस्ट मतलब सभी को पता होगा कि मेरे मान लीजिए मुझे आईपीएल में इंटरेस्ट है, मुझे इस गेम में इंटरेस्ट है, सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है। आई डिजायर टू लर्न और हियर मोर अबाउट समथिंग और टू बी इन्वॉल्व विथ समथिंग। मान लीजिए कोई आप कुछ और कोई आईपीएल टीम को फॉलो करते हैं, तो चाहते हैं ना कि मुझे उस टीम के बारे में अच्छा सुनने को मिले, क्योंकि मेरा उस चीज के बारे में इंटरेस्ट है। आई डिजायर टू लर्न, मुझे उस चीज को सीखना है कोई भी काम को, क्यों? क्योंकि मेरा वो इंटरेस्ट है। मुझे उस चीज में इन्वॉल्व होना है, क्यों होना है? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है। जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं सब, मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल इमेज दिया हुआ है, ये पहले वाला देखिए, यहाँ पे सब क्या देख रहे हैं? क्योंकि इंटरेस्ट है, तीनों बैठ के एक फोन में देख रहे हैं। अब आते हैं एप्टीट्यूड पे। तो एप्टीट्यूड देखा होगा ना आपने, सोचते थे बोलते थे ऐसे बचपन में कि ये बच्चे का एटीट्यूड अच्छा है लॉजिकल रीजनिंग करने में। मतलब क्या? इट इज एन एबिलिटी ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सन्स इनहेरेंट, मतलब उसके अंदर से वो पोटेंशियल, उसकी टैलेंट है, पोटेंशियल है कोई पर्टिकुलर एरिया में, मतलब उसके अंदर की बोल सकते हैं कैपेबिलिटी। ठीक है, कि इनहेरेंट पोटेंशियल है, उस चीज उस काम में अच्छा है। कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, उसका एप्टीट्यूड ही अच्छा रहता है, वो उस काम को जल्दी सीख जाएगा और अच्छे से परफॉर्म भी कर लेगा। तो बोल सकते हैं उसका एप्टीट्यूड अच्छा है। जैसे मान लीजिए कोई लेफ्ट फुट मार रहा है, तो उसको एक बार सिखाया हमने, उसका मूवमेंट इम्प्रूव हो गया, तो उसका बोल सकते हैं हम एप्टीट्यूड अच्छा है। फिर क्या होगा? मोटिवेशन। तो मोटिवेशन होता है कि कोई भी काम करने का हमें मोटिवेशन होता है, तो ड्राइव फोर्स करता है, मुझे मतलब घिसता है कि यार ये कर तू। इट इज अ ड्राइविंग फोर्स स्टेमिंग फ्रॉम इंटरनल डिजायर्स, या तो अंदर से आ रहा है या तो एक्सटर्नल फैक्टर से आ रहा है। प्रोपेलिंग अस टुवर्ड्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, जो हमें पुश करता है कोई भी गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो ये हो गया मेरा मोटिवेशन। तो अभी हमने क्या पढ़ा? पहले पढ़ा इंटरेस्ट, फिर एप्टीट्यूड और फिर मोटिवेशन। तो एक एक के बारे में और अच्छे से देखते हैं। इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स के बारे में, तो क्या बोला है? इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स कैन मैनिफेस्ट इन वेरियस वेज। कई अलग अलग तरीकों से हमें इंटरेस्ट आ सकता है स्पोर्ट्स में। देखिए, थोड़ा चैप्टर का नाम साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी थोड़ा सा बोरिंग होता है। ठीक, कहानी कहानी है इसमें, ध्यान से सुनते रहिएगा। जहाँ इंपॉर्टेंट होगा उसको नोट्स में लिखिएगा, सब कुछ लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि कॉमन पॉइंट्स है सब, मतलब कोई भी सोच के बता देगा। साइकोलॉजी यही है और कुछ नहीं। जहाँ जहाँ मतलब चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैंने बोल्ड में की हुई है, उसको आपको नोट्स में लिखना है। तो मैं पढ़ा रहा था आपको इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स। तो इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स कैन मैनिफेस्ट इन वेरियस वेज, अलग अलग तरीके से मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट आ सकता है। कैसे? फ्रॉम एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन एथलेटिक एक्टिविटीज, या तो मैं गेम में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, फॉलोइंग देम एज अ स्पेक्टेटर, या तो मैं अपनी टीम को, इंडिया टीम को फॉलो कर रहा हूँ एज अ फैन या फिर स्पेक्टेटर, विद सम फाइंडिंग एंजॉयमेंट इन लर्निंग अबाउट द हिस्ट्री,
स्टैटिस्टिक्स, किसी को मजा आ रहा है यार गेम में ऐसा डाटा होता है, स्टैटिस्टिक्स के बारे में मजा आ रहा है उसको, गेम्स के हिस्ट्री के बारे में जानने में मजा आ रहा है, या फिर उसका गेम का क्या कल्चर है उस देश में, वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो कई तरीके से हमें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट आ सकता है। तो हाउ पीपल एंगेज विद स्पोर्ट्स, लोग कैसे एंगेज होते हैं स्पोर्ट्स में? सभी लोग हम खेलते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, या तो स्पेक्टेटर होते हैं या तो फैन होते हैं किसी के, या फिर सीखते हैं, लर्न करते हैं गेम से, समझते हैं उसको, और थोड़ा-थोड़ा सोशल इंटरेक्शन करते हैं, गेम्स के बारे में आपस में बात करते हैं। तो ये तरीकों से हम एंगेज होते हैं स्पोर्ट्स में। तो व्हाई पीपल आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स? क्यों हम इंटरेस्टेड हैं स्पोर्ट्स में? क्यों? क्योंकि इसमें एक्साइटमेंट होता है, थ्रिल मिलता है हमें, सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग मिलती है, यार मेरी टीम मुंबई है, आपकी टीम चेन्नई है, आपको बिलॉन्गिंग लग रहा है कि मैं भी वहीं पे हूँ। फिर क्या होता है, रोल मॉडल्स होते हैं, कुछ-कुछ सबके रोल मॉडल्स होंगे स्पोर्ट्स पर्सन जो इंस्पायर करेंगे उनको, और या फिर पर्सनल ग्रोथ के लिए हम खुद खेल रहे हैं ताकि हमारा खुद का फिजिकल एबिलिटी सुधरे, एब्स आए, हमारा पर्सनल ग्रोथ हो। तो ये सब चीज़ों से हम बोल सकते हैं पीपल आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, कैसे आता है और क्या-क्या चीज़ें इसमें होती हैं। अब हम बात करेंगे एप्टीट्यूड इन स्पोर्ट्स। तो क्या बोला है, इन स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड रेफर्स टू एन एथलीट्स नेचुरल टैलेंट। एक एथलीट क्या है, नेचुरल टैलेंट है, या फिर उसके अंदर क्षमता है, पोटेंशियल टू एक्सेल इन अ पर्टिकुलर एरिया, उस एरिया में वो एक्सेल कर सकता है। जैसे कि इंक्लूडिंग फिजिकल एबिलिटीज, उसकी फिजिकल एबिलिटीज अच्छी है, उसकी मेंटल स्किल्स अच्छी है, उसकी इमोशनल रिसाइलेंस अच्छी है, मतलब वो सेटबैक लग चुका है उसको, ठीक है। ठीक है, हार गए ये, वो हारने क्या रहे थे मुंबई के, ठीक है। तो इमोशनल रिसाइलेंस मतलब, अब मान लीजिए इमोशनल रिसाइलेंस मतलब इमोशनल सेटबैक, मुझे मान लीजिए मेरी टीम हारते जा रही है, और हारने के बाद जो कमबैक कर रही है वो मेरा इमोशनल रिसाइलेंस है, ठीक है विनोद। रेदर देन जस्ट एक्वायर्ड स्किल्स और अकम्प्लिशमेंट्स, ऐसा नहीं कि मैंने एक्वायर कर लिया स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड या फिर अकम्प्लिश कर लिया तो खत्म हो गया। इंसान में क्या होता है कि एथलीट का नेचुरल टैलेंट होता है या फिर पोटेंशियल होता है कोई भी पर्टिकुलर एरिया में एक्सेल करने के लिए, भले वो फिजिकल एबिलिटीज में करे, मेंटल स्किल्स में करे, या फिर इमोशनल रिसाइलेंस हो, मतलब सेटबैक के बाद कैसे हम कम बैक कर रहे हैं, रेदर देन जस्ट एक्वायर्ड स्किल और अकम्प्लिशमेंट्स। अब क्या बोला है, एप्टीट्यूड रिप्रेजेंट्स एन इंडिविजुअल्स इनेट एबिलिटीज, उसके मतलब अंदर की एबिलिटीज को ला रहा है एप्टीट्यूड, एंड टेंडेंसीज दैट मेक देम वेल सूटेड फॉर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज। ठीक है, अब कोई बात नहीं करेगा आईपीएल की। तो एप्टीट्यूड क्या बोला, रिप्रेजेंट्स एन इंडिविजुअल्स इनेट एबिलिटीज एंड टेंडेंसीज दैट मेक देम वेल सूटेड फॉर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज। होता है ना कि मेरा एप्टीट्यूड उस गेम में अच्छा है, तो क्या करेगा, मुझे उस गेम्स में और अच्छा करते जाएगा, मेरी एबिलिटी सुधार देगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए फिजिकल एप्टीट्यूड की बात करें, तो वहाँ नेचुरल एबिलिटी टू जंप हाई, किसी-किसी का होता है ना कि वो नेचुरली जंप करते हैं हाई, वो उस एरिया से वो उसका अंदर पोटेंशियल है, वो नेचुरली जंप कर रहा है, हाई जंप, तेज दौड़ रहा है कोई। या फिर हैव अ गुड हैंड आई कोऑर्डिनेशन, किसी का मैंने पेन ड्रॉप किया, तो मेरा हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो मैंने कैच कर लिया। तो किसी का नेचुरल होता है, उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा है, वो तेजी से दौड़ सकता है, हाई जंप कर सकता है। तो ये सब आपका क्या है, एग्जांपल्स ऑफ एप्टीट्यूड है इन टॉकिंग अबाउट फिजिकल टर्म्स। अब हम बात करते हैं मेंटल टर्म्स की। तो मेंटल में क्या हो जाएगा, क्विक रिफ्लेक्सेस, मेरे रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं, ठीक है, मैं कोई भी चीज़ को मैं पढ़ा रहा हूँ, आप जल्दी कैच कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, आप क्या के स्ट्रैटेजी लगा के सोच सकते हैं, एंड द एबिलिटी टू परफॉर्म अंडर प्रेशर, और साथ-साथ आप प्रेशर के अंदर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, एप्टीट्यूड के एग्जांपल्स ही हैं। बात करें हम अगर इमोशनल में, इमोशनल एप्टीट्यूड की, तो रिसाइलेंस, मेरी टीम हार गई, उस हार के बाद मैंने सेटबैक लेते-लेते कैसे कमबैक करा, वो मेरी रिसाइलेंस है। कामनेस अंडर प्रेशर, मैं प्रेशर हूँ, तो मैं कैसे काम होके रिएक्ट कर रहा हूँ उस पे, एंड द एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक्स। तो ये सब थे आपके एप्टीट्यूड इन स्पोर्ट्स। अब हम बात करते हैं आगे, जो हमारा तीसरा पार्ट था इसका, पहले हमने पढ़ा इंटरेस्ट, फिर पढ़ा एप्टीट्यूड, अब हम पढ़ेंगे मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स के बारे में। थोड़ा हमको मोटिवेशन वाला इंपॉर्टेंट है अलग से। इन स्पोर्ट्स मोटिवेशन इज द ड्राइविंग फोर्स, मतलब गाड़ी होता है, ड्राइव करते हैं, तो ऐसे आपको गाड़ी होता है, धकेलता है आपको, चलते हैं आप, ड्राइव करते हैं, तो स्पोर्ट्स में मोटिवेशन भी एक ड्राइविंग फोर्स होता है, दैट प्रोपेल्स एथलीट्स टू परफॉर्म, जो पुश करता है एथलीट को क्या करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, एंड स्ट्राइव फॉर गोल्स, गोल्स के लिए भूखे भूखे करने के लिए, आपको चाहत लाने के लिए गोल्स को, इनकम पासिंग बोथ इंटरनल इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, जो अलग अलग फैक्टर्स आता है, हमें अंदर से भी आ सकता है और बाहर से भी कोई कोई फैक्टर्स को देख के आ सकता है। तो क्या क्या फैक्टर्स हमें हमारे मोटिवेशन को अफेक्ट करते हैं उसको देखते हैं हम। पर्सनल गोल्स, मेरा यार ये मुझे ये बनना है, ऐसा खेलना है, मेरा पर्सनल गोल सेट है, तो मुझे ये मोटिवेशन देगा। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, मुझे आपका सिलेबस को खत्म कराना है, तो मुझे क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, मुझे रेस को कंप्लीट करना है,
टीम डायनामिक्स, एक टीम डायनामिक्स कैसे मेरी टीम ग्रुप होके कैसे काम कर रही है, वो मुझे मोटिवेट करेगा, सब मिलकर अगर अच्छे से काम करेंगे तो। एक कोच का कोचिंग स्टाइल कैसा है, वो मोटिवेट कर सकता है, या फिर कोई इंस्पिरेशन मुझे मदद कर सकता है या फिर पुश कर सकता है, कोई भी काम को करने के लिए। तो ये अलग-अलग फैक्टर थे जो इन्फ्लुएंस करते हैं मोटिवेशन को। अब क्या बोला है, हम अगर क्या स्ट्रैटेजीज़ अपना सकते हैं मोटिवेशन को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो क्या है, सेट क्लियर स्मार्ट गोल्स। ऐसे गोल्स को सेट करना है जो स्मार्ट हो। एस्टैब्लिश, स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने सोच लिया ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा। मेरा गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, मेज़रेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी कर लिया, उसका कोई मेज़र ही नहीं है, कि मैं करे जा रहा हूँ, ब्लाइंड रोड में चले जा रहा हूँ। कुछ आस-पास पता ही नहीं मुझे कहाँ मुड़ना है। अचीवेबल हो, ऐसा नहीं कि मैंने सोच लिया आसमान पे जाऊँगा और वो अचीवेबल ही नहीं है। रेलेवेंट होना चाहिए, जो मुझे सोच रहा हूँ वहाँ से रेलेवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। ऐसा टाइम में सेट करके मुझे अचीव करना चाहिए। तो इसको बोलते हैं स्मार्ट गोल्स। फिर क्या बोला है? क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। अपने आस-पास नेगेटिविटी को दूर करिए, अपने पीयर ग्रुप को अवॉइड करिए जो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट आस-पास क्रिएट करिए। प्रोवाइड फीडबैक एंड रिकॉग्निशन। फीडबैक दीजिए अपने परफॉर्मेंस पे, यार मैं ऐसा कर रहा हूँ, मुझे और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अपने आप को, अपने मेहनत को रिकॉग्नाइज़ करिए और एनकरेज करिए क्या? ऑटोनॉमी को। होता है ना कि ग्रुप में वर्कर्स होते हैं, जो स्टाफ होता है उनको ऊपर से बोलता है कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। कई बार होता है कि हम वर्कर्स को फ्री कर दें कि आप आज़ाद हैं, आप अपने हिसाब से काम करिए, हमें इतना चाहिए। तो वो ऑटोनॉमी में आज़ादी से और अच्छा काम कर सकते हैं। तो ऐसे-ऐसे हम मोटिवेशन को, ऐसे-ऐसे स्ट्रैटेजीज़ अपनाकर मोटिवेशन पूरा कर सकते हैं, उसको एनहांस कर सकते हैं। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स। अब इसके कुछ थ्योरीज़ देखेंगे जहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसा पिछले साल में आया हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा-सा और अच्छे से पढ़ेंगे मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स के बारे में। तो क्या बोला है मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स में? एनी कंडीशन, ऐसा कोई भी कंडीशन दैट माइट एनर्जाइज एंड डायरेक्ट आवर एक्शंस। तो एनी कंडीशन तो हमें क्या एनर्जी दे रहा है और हमारे एक्शंस को डायरेक्ट कर दे रहा है। तो ये डेफिनेशन किसने दिया था? अकॉर्डिंग टू क्रूक्स एंड स्टेन। फिर क्या बोला है? द ड्राइव टू स्ट्राइव। तो सिंपल सा ये डेफिनेशन किसने दिया? सेज ने दिया था। तो मोटिवेशन में क्या होता है? हमारा एस्पिरेशन होता है, एम होता है, सक्सेस मिलेगा, मुझे एफर्ट करता हूँ, विजन होता है, इंस्पायर होता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इस फ्लो चार्ट को। आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या रहा? टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। तो दो टाइप्स के हमारे मोटिवेशन होता है, एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मेरे अंदर से आता है, एक्सट्रिंसिक बाहर से आता है। तो एक्सट्रिंसिक में क्या-क्या आ जाएगा? बाहर से मुझे रिवॉर्ड्स मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रहा है, थोड़ा-सा पैसा मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, पनिशमेंट मिल रहा है, सज़ा मिल रही है, क्रिटिसिज़्म मिल रहा है, कोई डाँट रहा है मुझे, फेलियर मिल रहा है, तो ये सब क्या है? मेरे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस है। अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होगा? बिलॉन्गिंग होगा, मेरे लव होगा, मेरी चाहत होगी, जो मैं खुद से करना चाहूँ। मिलता-जुलता रेलेवेंट का मतलब होता है उदित, ठीक है? तो ये था आपका मोटिवेशन के बारे में। अब हम देखते हैं कुछ-कुछ। हाँ, लास्ट ईयर के 8 यूनिट से रिलेटेड है, ठीक है? अब मैं देखता हूँ कुछ-कुछ थ्योरीज़ ऑफ मोटिवेशन के बारे में। तो क्या बोला है? द वर्ड मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मूवियर। तो पूछेगा आपसे एग्जाम में, द वर्ड मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच लैटिन वर्ड? तो आपको बताना पड़ेगा मूवियर से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है टू मूव। मोटिवेशन क्या करता है? आपको चलने के लिए फोर्स करता है। इट इज रेफर टू एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोटिव एंड एक्शन। मेरा कोई भी मोटिव है और उस मोटिव को पूरा करने में ना, कि लाइक मैं उस मोटिव को पूरा करने के लिए क्या क्या मैं एक्शन कर रहा हूँ, तो ऐसे करके मोटिवेशन बना हुआ है। तो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन आर द स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट ड्राइव्स अ पर्सन टू वर्क फॉर अचीविंग अ पर्टिकुलर गोल और आउटकम। तो जो भी हम थ्योरीज पढ़ेंगे ना मोटिवेशन की, उससे हमें ये सीखने को मिलता है कि क्या क्या इंसान कैसे, क्या चीज इंसान को पुश करती है कोई भी काम को करने के लिए, पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। हर बार चेंज नहीं होता है, इस साल हुआ है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, आगे का तो कोई प्रेडिक्ट कर सकता नहीं है। तो कुछ-कुछ हम मेन थ्योरीज़ के बारे में देखेंगे जो बहुत ही कॉमन है एग्ज़ाम्स में। तो 3 थ्योरीज़ मैं लाया हूँ मोटिवेशन के। पहला हमारा मैस्लोज़ हायरार्ची ऑफ नीड्स बोलते हैं इसको, या फिर मैस्लोज़ नीड्स हायरार्ची। फिर दूसरा हमारा मैकलैंड अचीवमेंट मोटिवेशन, और तीसरा है हमारा बीएफ स्किनर रीइंफोर्समेंट थ्योरी। तो एक-एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैस्लोज़ हायरार्ची ऑफ नीड्स के बारे में। तो क्या बोला है? द थ्योरी कंसिस्ट ऑफ 5 बेसिक हायरार्की। हायरार्की होता है ना कि आपके पेरेंट्स, आपको में क्या है, आपके में से नेक्स्ट में क्या गया, तो ऐसे एक सीक्वेंस में चलता है, तो उसको हायरार्की बोलते हैं। तो इसमें मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में 5 बेसिक हायरार्की के बारे में बात किया हुआ है। हाँ, इस बार का सिलेबस थोड़ा-सा कुछ खास है, ठीक है? थोड़ा ज़्यादा चेंजेस कर दिए गए हैं। फिर क्या बोला है? वन ऑफ द अर्लीस्ट और मोस्ट वाइडली नोन थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन डेवलप इन द 1940s बाय अब्राहम मैस्लो। तो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स को किसने डेवलप किया था? अब्राहम मैस्लो ने 1940s में। बहुत ही कॉमन ये, मतलब
बहुत ही कॉमन थ्योरी है। द अरेंजमेंट ऑफ दिस हायरार्की इज इन द फॉलोइंग मैनर। तो इंसान में ये बोला गया इस मोटिवेशनल थ्योरी में कि इंसान कोई भी चीज को नीचे से सीक्वेंस में अरेंज करता है। सबसे पहले क्या बोला है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, मतलब जो इंसान की खुद की फिजिकल नीड्स होती है, जो मेरी बेसिक नीड्स हैं, एयर, वाटर, रहने के लिए खाना, खाने के लिए खाना, रहने के लिए शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन, सेक्स, हंगर, सारे क्या आ जाएंगे, मेरे फिजिकल नीड्स आएंगे। मतलब कोई भी इंसान ऊपर जाने से पहले इन जरूरतों को पूरा करेगा। फिर कहाँ जाएगा, दूसरे स्टेप में जाएगा, फिजियोलॉजिकल नीड्स से कहाँ जाएगा, सेफ्टी नीड्स में जाएगा। फिर वो अपना सेफ्टी देखेगा, पर्सनल सिक्योरिटी, फिर जॉब स्टेटस देखेगा, पहले खाने का देख लिया, फिर जॉब देखेगा, रिसोर्सेज देखेगा, हेल्थ प्रॉपर्टी देखेगा। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, लव एंड बिलोंगिंग, जो मेरी लव बिलोंगिंग्स है, मेरी फैमिली है, फ्रेंडशिप है, उनके तरफ मैं ध्यान दूंगा। फिर इनके बाद कहाँ जाऊंगा, एस्टीम करूंगा, अपने रेस्पेक्ट करूंगा, रिकॉग्निशन पाऊंगा मार्केट में, स्ट्रेंथ लाऊंगा, फ्रीडम लाऊंगा, और लास्ट में मिलेगा मुझे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब मैं पूरी तरह से एक संत बन चुका हूँ। डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, यहाँ तक 90% लोग यहीं तक अचीव कर पाते हैं, 95 इनफैक्ट। यहाँ तक बहुत ही रेयर जा पाते हैं, 1 to 2% जा पाते हैं अपने लाइफ में। हायरार्की का मतलब होता है एक के बाद एक, ठीक है, मतलब सीक्वेंस में आपके दादा थे, फिर पापा आए, पापा से आप आए, ऐसे मतलब एक हायरार्की होता है। तो वैसे इसमें बोला है ये 5 हायरार्की में चलता है, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है। फिर क्या बोला दूसरा हमारा, मैकलेंड मोटिवेशनल थ्योरी। तो इट वाज डेवलप इन अर्ली 1960 में आया था। इसको हम लर्नड नीड थ्योरी भी कहते हैं। तो मैकलेंड थ्योरी डिफर्स फ्रॉम मैस्लोज एज इट फोकसेस ऑन सेटिस्फाइंग द एग्जिस्टिंग नीड्स ऑफ अ पर्सन रेदर देन फोकसिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू नीड्स। तो ये थोड़ा सा मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स से अलग है। ये क्या फोकस करता है कि जो मेरे एग्जिस्टिंग नीड्स है, मतलब जो मेरी चाहत है पहले से, पहले उसको पूरा करूं, फिर मैं दूसरी नीड की तरफ ऊपर ऊपर जाऊं। तो इसमें इन्होंने 3 क्लासिफिकेशन करी थी। पहला क्या बोला, नीड फॉर एफिलिएशन, दूसरा बोला नीड फॉर अचीवमेंट, तीसरा बोला नीड फॉर पावर। तो ये 3 चीज बोला इन्होंने मोटिवेशन के लिए। एफिलिएशन मतलब मान लीजिए आपको कोई रिकॉग्निशन मिल रही है कोई चीज के लिए। फिर क्या बोला, नीड ऑफ अचीवमेंट, मुझे वो चीज चाहिए। फिर क्या बोला, आपको पावर चाहिए। तो ये तीनों चीज इन्होंने दिया है मैकलेंड मोटिवेशनल थ्योरी में। फिर बीएफ स्किनर ने रीइंफोर्समेंट थ्योरी दी है। Skinner's reinforcement theory states that behavior can be formed by its consequences। क्या बोला इन्होंने कि बिहेवियर जो हमारा होता है इंसान का, वो कैसे फॉर्म होता है, उसके कंसिक्वेंसेस में। मैंने आपको मान लीजिए कोई चीज के लिए डांट दिया, तो आप उस काम को दोबारा नहीं करेंगे। अगर मैंने नहीं डांटा तो आप उस काम को दोबारा करते रहेंगे करते रहेंगे। आपको पता चल गया कि यार मुझे इस स्विच को छूने से करंट लग रहा है, तो आपको पता चल गया कि मुझे करंट लग रहा है, तो मैं उस स्विच को छूंगा नहीं छूंगा। मुझे पता चलेगा कि स्विच इस वाले राइट वाले से चालू होता है, तो मैं राइट वाले से दबाऊंगा तो मेरा राइट पंखा चलने लगेगा, तो मैं राइट वाले को दबाऊंगा। तो मतलब करते करते सीखते हैं, रीइंफोर्स होता है। तो ये इन्होंने बीएफ स्किनर ने दिया था अपनी थ्योरी में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मोटिवेशनल थ्योरीज जो मुझे आप पढ़ानी थी। तो अब तक हमने कितना पढ़ लिया, रोल ऑफ साइकोलॉजी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स पढ़ लिया। दूसरा हमने पढ़ा है इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स पढ़ लिया, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चंस कर लेंगे, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स के। रेडी हैं आप लोग? क्वेश्चंस लाऊं मैं स्क्रीन पर, आप लोग बता दीजिएगा चैट बॉक्स में, नहीं तो सोते रहेंगे, पता चल सर साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं आप सो रहे हैं। रेडी हैं आप सभी लोग? फटाफट रिप्लाई कर दीजिए चैट बॉक्स में। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है। एप्टीट्यूड इन स्पोर्ट्स रेफर्स टू, एप्टीट्यूड स्पोर्ट्स में कैसे रिलेटेड रहता है, खेलों में क्षमताओं का अर्थ क्या है। 15 सेकंड का आपके राइट साइड में टाइमर चल रहा है, आपको उससे पहले आंसर करना है, तभी आपका आंसर आप मतलब इन द सेंस जीत रहे हैं, वरना तो सभी आंसर कर ही देंगे। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस टॉपिक से रिलेटेड है। द स्किल एक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग, द नेचुरल एबिलिटी टू पोटेंशियल टू एक्सेल इन स्पोर्ट्स, द मोटिवेशन टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, या फिर लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस। सभी लोग किससे जा रहे हैं, बी के साथ जा रहे हैं चैट बॉक्स में। तो देखते हैं आंसर क्या है हमारा, आंसर बी है। तो एप्टीट्यूड क्या होता है स्पोर्ट्स में, कि जो हमारी नेचुरल एबिलिटी होती है या फिर पोटेंशियल होती है कोई भी स्पोर्ट्स में एक्सेल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स द मोस्ट। मतलब बताना है आपको कौन सी फैक्टर अफेक्ट करती है
किसी भी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को स्पोर्ट्स में मोस्ट एक्यूरेट बताना आपको आंसर। टाइमर स्टार्ट चल रहा है आपके राइट साइड में स्क्रीन पर, आपको बताना है आंसर। क्लाइमेट कंडीशंस, पीयर इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक स्टेटस या फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स। पोल आपको कल से डाल दूंगा, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन पर पोल शो होगा, वहां पे आपको वोट करना है, ठीक है। वो कल से मैं कर दूंगा, फिर आपको शो होने लगेगा। सभी लोग किसके जा रहे हैं? बी के साथ, बिल्कुल सही है। पीयर इन्फ्लुएंस मतलब मेरे आसपास जो भी दोस्त होते हैं, सराउंडिंग्स, उनके इन्फ्लुएंस है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स। इंट्रिंसिक अभी मैंने आपको पढ़ाया, फटाफट आंसर करिए आपको चैट बॉक्स में। 15 सेकंड्स का टाइमर आपके सामने स्टार्ट हो चुका है स्क्रीन पर। कि कौन सा एग्जांपल है इंट्रिंसिक मोटिवेशन का, जो मेरे अंदर से आता है? विनिंग अ मेडल, रिसीविंग अ स्कॉलरशिप, एंजॉयिंग द गेम फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन या फिर गिविंग फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। कुछ बी के साथ आ रहे हैं, कुछ सी के साथ आ रहे हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर करिए आप लोग। टाइम्स अप। आंसर क्या हो जाएगा? एंजॉयिंग द गेम फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन। मेरे को कोई चीज की चाहत नहीं है, जो मेरे अंदर से आ रही है, मतलब पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए खेलना, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगा मेरा। क्वेश्चन नंबर 4, विच साइकोलॉजिकल फैक्टर इज क्लोजली लिंक विद बोथ मोटिवेशन एंड एप्टीट्यूड इन स्पोर्ट्स। ये क्वेश्चन को आंसर करिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है? ध्यान से पढ़िए पहले क्वेश्चन को, कि कौन सा साइकोलॉजिकल फैक्टर क्लोजली लिंक होता है किससे? मोटिवेशन से भी और एप्टीट्यूड से भी स्पोर्ट्स में। एंग्जाइटी होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, फटीग होता है, फिर रिएक्शन टाइम होता है। बी के साथ जा रही है अंकिता आप, रमन बी, जयप्रकाश जी, या सभी लोग बी कर रहे हैं। आंसर आपका बी हो जाएगा, सही आंसर है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द साइकोलॉजिकल फैक्टर विच इज क्लोजली लिंक विद बोथ मोटिवेशन एंड एप्टीट्यूड इन स्पोर्ट्स। ठीक है, सभी लोग ने बी आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, एन एथलीट हु कंटिन्यूज टू ट्रेन डिस्पाइट चैलेंजेस एंड फेलियर इज डेमोन्स्ट्रेटिंग। अब क्या बोला है? ये एथलीट है, मान लीजिए कोई कंटिन्यू करते जा रहा है अपना ट्रेनिंग को, इसलिए डिस्पाइट चैलेंजेस, उसको चैलेंजेस मिलते जा रही है, चैलेंजेस मिलते जा रही है, उसको फेलियर्स मिलते जा रहा है, तो क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है ये? लैक ऑफ मोटिवेशन, उसमें मोटिवेशन की कमी है, उसके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत ही ज्यादा है, या फिर उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी है, या फिर उसके पुअर मेंटल प्रिपरेशन है। अगर क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आंसर विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आ जाएगा। बस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर इसका बी हो जाएगा। हाई इंट्रिंसिक मोटिवेशन है ना, मुझे कठोरता आए जा रही है, चुनौतियां आए जा रही है, लेकिन मैं फिर भी उसमें मेहनत करते जा रहा हूँ, तो हाई इंट्रिंसिक मेरा मतलब इंटरनल मोटिवेशन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 6, विच द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड। तो कौन सा फैक्टर स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड को अफेक्ट नहीं करता है? जेनेटिक ट्रेट, जेनेटिक मतलब हेरिडिटी हो गया, आपके पेरेंट्स से जो आपको इनहेरिट हुआ है ट्रेट्स, लक्षण। ट्रेनिंग एंड कोचिंग, फैमिली सपोर्ट, या फिर म्यूजिकल एबिलिटी। बी, सभी लोग बी के साथ जा रहे हैं। डी, अंकिता का ऑप्शन है, आंसर है डी। और बाकी बच्चे फटाफट रिप्लाई करिए आप लोग, डी डी डी, आदित्य डी, ठीक है। देखिए बाकी सब चीजें क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग नॉट पूछा है, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन को कोई भी ध्यान से पढ़ना है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड। तो म्यूजिकल एबिलिटी थोड़ी है भाई स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड का, ये थोड़ी अफेक्ट करेगा हमारे स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड। मेरी पोटेंशियल क्या है, मेरी इनैट एबिलिटी क्या है कोई भी चीज को परफॉर्म करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन। अभी मैंने आपको बताया था, एक चार्ट बताया था, अभी पढ़ाया था ना, 5 स्टेप में होता है हायरार्की, हम अचीव करते हैं। जो मैंने बताया आपको एक सीक्वेंस में चलता है, हम ऐसे नीचे से ऊपर तरफ जाते हैं, तो आपको बताना सबसे ऊपर में क्या रहता है, जो मैंने बताया था बहुत ही कम लोग अचीव कर पाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स व्हिच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन, अगर आपने अच्छे से पढ़ा तब आप आंसर दे पाएंगे। सबसे ऊपर वाला बताना है, ठीक है। जो डी दे रहे हैं वो गलत है, ये तो सबसे बेसिक नीड था ना, फिजियोलॉजिकल नीड्स। मैंने बताया ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, which theory states that persons are motivated by their beliefs about their ability to succeed। तो कौन सा थ्योरी ऐसा बोलता है कि पर्सन मोटिवेटेड है कि उनकी बिलीफ क्या, उनकी सोचने क्या मान रहे हैं वो, कि वो सक्सीड कर लेंगे। तो इसको क्या, ये थ्योरी क्या बोलती है? ध्यान से पढ़िए, कौन सी सिद्धांत कहती है कि लोग अपनी सफल होने की क्षमता के बारे में अपने विश्वासों से प्रेरित होते हैं? सेल्फ एफिकेसी थ्योरी, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, सी सी जा रहे हैं आप लोग, गलत जा रहे हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सेल्फ एफिकेसी, मतलब खुद की क्षमता के बारे में बात कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, सेल्फ एफिकेसी थ्योरी, ठीक है। तो ये था हमारा आज के क्लास में, हमें इतना पढ़ना था, ठीक है। कल मिलेंगे ठीक इसी टाइम पे, रात को 9 से 10 क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। आज संडे था,
फ्री हमने पढ़ा, अब कल जो आगे के टॉपिक्स हैं उसको पढ़ेंगे। आप में से किसी को कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एक बार देख लेते हैं कितने टॉपिक्स और बच गए इस यूनिट से। 19 आउट ऑफ 20 सही है सर, अच्छी बात है। तो हमने यूनिट 2 के पहला टॉपिक और दूसरा टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। बाकी क्लास में जो नीचे के टॉपिक्स हैं इसको हम कंप्लीट करेंगे और इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। फिर आपको टेस्ट में मैं कल से बोर्ड ले आऊंगा, तो आपको स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस होंगे, वहां पे आपको सिर्फ वोटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए पेपर आप पूछ रहे हैं एग्जाम में हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, जैसे वैसे ऑनलाइन एग्जाम में आता है दोनों में, पर अब एग्जाम में पूछा हुआ अलग से कि आपको हिंदी में देना है कि इंग्लिश में देना है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जब आप सीयूटी का फॉर्म फिल कर रहे थे तो उस चीज के बता नहीं सकता, मैं भी कंफर्म कैसे बता सकता हूँ। रिटर्न आपका